Hey, hello, guys. Good morning, everybody. Have a nice day, all of you. Dear students, मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात का आगाज आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो काफूर क्या चलेंगे जो घुटनों के बल है चलते। तो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करूंगा। ये जो बायोलॉजी है, मैं आपको कंसेप्ट के साथ अपनी तरफ से मैं 100% देने का पूरा एक सार्थक प्रयास आप लोगों के लिए करूंगा। आवश्यकता है आपको अपने अंदर जुनून, अपने अंदर दृढ़ विश्वास, अपने खुद के ऊपर भरोसा और ईमानदारी के साथ आप समर्पण कीजिए अपने विषय के प्रति। मैं कहता हूं निश्चित रूप से आपको 101% सफलता मिलेगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनिमल फिजियोलॉजी का वो टॉपिक जिससे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2000 आपका 13-14 में जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसके अंदर तो 120 क्वेश्चन में से 18 जो क्वेश्चन थे वो तो एंडोक्राइन सिस्टम से थे। ऐसे हर जो भी कोई एग्जाम होता है उसमें 6-7 क्वेश्चन तो इस सिस्टम से आते ही आते हैं। आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप लोग कोई लैब असिस्टेंट का एग्जाम ले लीजिए या आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसके अंदर यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम है, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम, एक है नर्वस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे राजस्थान रोडवेज के अंदर दो प्रकार की सर्विस चलती है, एक तो एक्सप्रेस सर्विस, एक आपकी चलती है लोकल सर्विस। एक्सप्रेस सर्विस में आप बैठते हैं अपने गांव, अपने जहां भी आपको जाना है गंतव्य स्थल पर, आप बहुत ही जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप लोकल बस में बैठते हैं तो गिरते पड़ते खड्डों से होते जाते धीरे 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 रुकते रुकाते आप अपने गांव पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम। अगर आपके पड़ोस में बैठा हुआ बच्चा आपको चूटी काटता है, तुरंत आप रिएक्शन दे देते हैं। कौन काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम। लेकिन एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही वो 6 फुट का हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्विक काम करता है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो धीरे धीरे वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव डालता है। तो मैं इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो बात एंडोक्राइन सिस्टम की करूंगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि एंडोक्राइन सिस्टम डिवाइड इनटू 2 पार्ट। एक तो हम बात करते हैं किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे। एक एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ की बात करेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हार्मोन्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हैं वो आपके कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है बच्चों? थॉमस एडिसन। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। तो एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीजें आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक आता है हार्मोन्स। देखिए बच्चों, एक और चीज याद रखेंगे, हम सबको पता है कि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पर होता है। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रेन, और ब्रेन के अंदर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग सब बोलते हैं हाइपोथैलेमस।
ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उसका नियंत्रण करता है। और हम सब जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है वो अलग अलग ग्लैंड्स का नियंत्रण करते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इसका कोऑर्डिनेशन है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि हाइपोथैलेमस का क्या नाम है, हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल कर रहा है, कि भाई हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कर रहा है और पीयूष ग्रंथि शरीर के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर आजकल क्या हो गया कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों की स्टडी जो है हम लोग एक नई ब्रांच नाम देते हैं इसको, और इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। तो ये नई ब्रांच, और पहले हम लोग नॉर्मल वे में पढ़ते थे एंडोक्राइनोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हम सबसे पहले करेंगे कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, देखिए ये अपना पूरा का पूरा जो जहां ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर यहां पर 3 ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। यानी कि आपका हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस का एक अड़ोसी है, एक पड़ोसी है, और तीनों के तीनों कहां पर प्रेजेंट है, ब्रेन में। तो यहां पर अगर अड़ोसी की बात करूं तो पीनियल ग्रंथि, पड़ोसी की बात करूं तो बच्चों क्या हो गई, पीयूष ग्रंथि। तो यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो आप लोग बताएंगे बच्चों हाइपोथैलेमस, दूसरा आप लोग बच्चों बताएंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, और तीसरा आप लोग बच्चों बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो ग्लैंड हैं वो ओरिजिन में कैसी होंगी बच्चों, एक्टोडर्मल होंगी। कैसी होंगी उत्पत्ति में, ये एक्टोडर्मल होंगी। उत्पत्ति में बच्चों ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल। फिर थोड़ा और नीचे उतरते ही यहां पर ये नजर आता है टेटवा, ये है विंड पाइप, श्वास नली। श्वास नली के दोनों ओर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी, गहरे लाल रंग की होती है, और प्रत्येक थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से पैराथायराइड ग्लैंड कितनी हो गई, 2 जोड़ी। तो मैंने कौन सी ग्लैंड बताई, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों बताएंगे पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बताएंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां पर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद में क्या हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड। और थोड़ा नीचे आए तो यह हमारा क्या आ जाएगा, हार्ट। अपना जो हार्ट है डोर्सल एओर्टा के पास, यहां पर पृष्ठ महाधमनी जो है, यहां पर मैं बात करूं इसके हार्ट के नजदीक एक ग्लैंड पाई जाती है बच्चों जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलेंगे, थाइमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस। फिर थोड़ा और नीचे आए तो इंटेंस्टाइन का लूप आता है, आंत का लूप आता है, उसमें पाया जाता है पेनक्रियाज।
पेनक्रियाज एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेनक्रियाटिक एसिनी यानी कि अग्नाशयी पुट्टक, और एक होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं इनसे इंसुलिन, ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहां पर ये चारों की चारों जो ग्लैंड हैं ये बच्चों उत्पत्ति में होती हैं एंडोडर्मल। ये उत्पत्ति में बच्चों कैसी होती हैं, इनके लिए आप बता सकते हैं उत्पत्ति में ये कैसी होती हैं, एंडोडर्मल होती है। उत्पत्ति में कैसी होंगी, ये एंडोडर्मल होती है। उत्पत्ति में आप लोग बता सकते हैं बच्चों ये कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। उत्पत्ति में ये आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि ये उत्पत्ति में जो है कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। इसके अलावा हम लोग और दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करें। दूसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो बच्चों आप लोग थोड़ा और नीचे आ जाइए। नीचे आते ही एक जोड़ी किडनी आती है। किडनी के ऊपर, किडनी को हम बोलते हैं रीनल ऑर्गन। किडनी के जस्ट ऊपर, प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड कह दीजिए, या चूंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है तो सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा का मतलब होता है कोई ऊपर उपस्थित हो, और इंफ्रा नीचे, तो सुप्रा। यहां पर हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, इसी को बोलते हैं बच्चों सुप्रा रीनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि भी कह देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बच्चों उत्पत्ति में एक्टो मीजोडर्मल होती है। उत्पत्ति में कैसी होती है, एक्टो मीजोडर्मल होती है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक बताएंगे बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक बताएंगे बच्चों एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये उत्पत्ति में आप लोग यहां पर बताएंगे कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है, जबकि एड्रिनल मेडुला उत्पत्ति के अंदर आप लोग बताएंगे एक्टोडर्मल होता है। तो संयुक्त रूप से हम बच्चों क्या बोलते हैं, एक्टोमीजोडर्मल। तो अधिवृक्क ग्रंथि उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल होती है। उसके अलावा फिर हम लोग आगे चले, थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो हमें नजर आते हैं गोनेड्स, जनद अंग। क्या नजर आते हैं बच्चों, गोनेड्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं बच्चों, गोनेड्स, यानी कि जनद अंग नजर आते हैं। अगर मैं इन जनद अंगों की बात करूं तो मेल में और फीमेल में, मेल में टेस्टिस जिनको आप लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वृषण कहते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं बच्चों, ओवरी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरी ये दोनों एंडोक्राइन पार्ट है, और जो गोनेड्स हैं ये भी बच्चों उत्पत्ति में कैसे होते हैं, मीजोडर्मल होते हैं। इनके अलावा हम और भी ग्लैंड्स की बात करेंगे, जैसे प्लेसेंटा की बात करेंगे। प्लेसेंटा से भी हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी तरह से ओवरी के अंदर एक कार्पस ल्यूटियम आता है। कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा ये दोनों ही टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ये तो डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। मैं यहां पर आपको इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपने टेक्स्ट को जब भी बायोलॉजी में पढ़ें तो जो टेक्स्ट आपको मैंने दिया है वो, इसके अलावा आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगा लें। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को समझना है।
क्योंकि उसकी हर लाइन से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकलता है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो सीट्स है उनके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप निकालेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट बच्चों आपको भविष्य के अंदर मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या है। मैं हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात आप लोगों के साथ करूंगा बच्चों कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हार्मोन की परिभाषा से भी बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे यहां से आए हुए सवाल को भी गलत कर बैठते हैं। हार्मोन्स, देखिए बच्चों, हार्मोन जो है ये फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं। फर्स्ट केमिकल मैसेंजर का मतलब प्रथम संदेश वाहक अणु होते हैं। प्रथम संदेश वाहक अणु है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये कार्बनिक अणु हैं। ये चूंकि दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो दो सेल के बीच में बातचीत करवाते हैं, तो दो सेल के बीच में यानी कि इंटर, और कैसा मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग करवा रहा है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन करवाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर सिग्नल मॉलिक्यूल। बच्चों, हार्मोन्स खाद्य पदार्थ नहीं है, अपोषकीय पदार्थ होता है। हार्मोन कैसा पदार्थ है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, मतलब अपोषकीय पदार्थ होता है। हार्मोन अनलोकलाइज्ड है। हार्मोन कैसा होता है, अनलोकलाइज्ड होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहां पर बता सकते हैं जो सबको पता है, हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड से स्त्रावित होता है। अंतःस्त्रावी या आप लोग बच्चों बताएंगे नलिका विहीन ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से या आप लोग बताएंगे डक्टलेस ग्लैंड से स्त्रावित होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स की, तो आप लोग ये बातें बताएंगे। इसके अलावा हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स के अगेंस्ट नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, हार्मोन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। हार्मोन जो है वो याद रखेंगे बच्चों, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, सबको हर एक एक बात समझ में आएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का मैं बराबर प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए आप बार बार में इस चीज को दिमाग में रखेंगे। फिर यहीं पर मैं आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि एक डायग्राम के द्वारा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये जो कोशिकाएं हैं और कोशिकाएं और यहां पर बच्चों ये रिसेप्टर हो गया, और ये ब्लड वेसल, जिसको आप बोल सकते हैं रुधिर वाहिनी, इसे आप कहेंगे ब्लड वेसल या रुधिर
वाहिनी, और ये कहलाती हैं सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कहलाती हैं सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन, और ये कहलाता है बच्चों रिसेप्टर, या जिसको आप लोग ग्राही अंग भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल से यहां पर एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। इस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं हार्मोन। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो हार्मोन नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है और ब्लड के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचकर ये उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। तो हार्मोन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हार्मोन प्रथम संदेश वाहक अणु होता है। ये कार्बनिक अपोषकीय इंटर सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर रुधिर के द्वारा अपने लक्ष्य अंग पर पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है, हार्मोन्स कहलाता है। बच्चों, अगर लक्ष्य अंग की कोशिकाओं से ग्राही अणु को अगर हटा दें, रिसेप्टर को अगर हटा दें, तो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा और लक्ष्य अंग पर हार्मोन का कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो हार्मोन लक्ष्य अंग पर अपना प्रभाव कब देगा? जब लक्ष्य अंग की कोशिकाओं पर रिसेप्टर उपस्थित हो। तो हार्मोन एक रासायनिक अणु है जो ब्लड के द्वारा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, हार्मोन इज द फर्स्ट केमिकल मैसेंजर which secretes from ductless or endocrine gland, pass through the blood and to reach their target organ, bind with a specific receptor which present on the cell of target organ and show their metabolic response. This chemical molecule called as hormones. Hormones localized नहीं होता भाई, यहां से स्रावित हुआ हार्मोन और यहां पर जाकर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो हार्मोन्स को हम लोकलाइज्ड भी नहीं कह सकते। हार्मोन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। कौन सा हार्मोन है जिसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है? भैया, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, इसके विरुद्ध केवल एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एक डिजीज होती है हाशिमोटो डिजीज, यानी कि सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। अभी हम आगे लेक्चर जो होगा उसमें इन चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां पर आप लोग बताएंगे कि हार्मोन अपोषकीय पदार्थ है, ऐसा नहीं कि खाद्य पदार्थ है, बैठ के हार्मोन को खा लेते हैं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हार्मोन नॉन न्यूट्रिटिव होता है, अपोषकीय पदार्थ होता है। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हार्मोन कार्य समाप्ति के पश्चात नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स की मैकेनिज्म क्या है, आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, कैसे इनका कोऑर्डिनेशन होता है, इनके ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू गाइज। निश्चित रूप से आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको चाहिए कि आप मेरे से जुड़े, और जुड़ने के लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल अवश्य करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।